रात के करीब 1:30 बज रहे थे। 4 दोस्त, जिनमें 2 लड़के और 2 लड़की शामिल थे, वो इस वक्त एक बड़े से मकान के बाहर खड़े थे। उन्होंने सुन रखा था कि ये घर हॉन्टेड है, इसलिए आज वो चारों अपने साथ वीडियो रिकॉर्डिंग से जुड़ा हर सामान लेकर आए थे। इस वीडियो को वो अपने YouTube चैनल पर डालने वाले थे, जिससे कि उनके चैनल को पब्लिसिटी मिलती। वो इसे कोरी अफवाह ही साबित करना चाहते थे। अबे चल, इसी टाइम रोने की आवाज़ आती है। उनमें से एक दोस्त बोला, हाँ चल देखते हैं कौन ड्रामा करता है अंदर, आज तो एक्सपोज कर देंगे, फिर देखना अपने चैनल को कितनी पब्लिसिटी मिलती है। एक लड़का बोला, जिसकी आंखों में ये बातें शायद चमक सी रहे थे। फिर सभी उस घर के अंदर चले गए। अंदर जाते ही एक अजीब सी मनहूसियत फैली हुई थी। उन सभी ने ये चीज़ महसूस की। वो लोग टॉर्च जलाकर सारे घर को देखने लगे। घर में धूल मिट्टी काफ़ी हो चुकी थी। उन लोगों ने कैमरा ऑन किया और जगह जगह फोकस करने लगे। आज इस रात से पर्दा उठ ही जाएगा कि आखिर कौन यहाँ लोगों को डरा रहा है। तो चलिए देखते हैं। सबसे आगे वाले लड़के ने कैमरा के सामने कहा, जिसमें लाइव रिकॉर्डिंग चल रही थी। तभी एक धप करके आवाज़ आई, जिससे वो लोग थोड़ा हड़बड़ा गए, पर फिर संभल भी गए। अभी हॉल की रिकॉर्डिंग शुरू ही थी कि उन्हें किसी के सिसकने के साथ साथ रोने की आवाज़ आने लगी, जो धीमी थी। वो ऊपर के कमरे से आ रहे थे। वो लोग ये सुनकर एक बार तो डर गए, पर उनका जो लीडर था उसने कहा, ये सब कोई कर रहा है, घबराओ मत, बस मेरे पीछे आओ। कहते हुए वो कैमरा सीढ़ियों की ओर धीरे धीरे लगाए ऊपर की ओर जाने लगे। ऊपर जाते समय किसी ने ध्यान नहीं दिया कि सबसे आखिरी में चल रही पीछे वाली लड़की गायब है। वो जैसे जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते रहे, वैसे वैसे आवाज़ तेज होती जा रहे थे। आखिरकार वो सब ऊपर तक पहुँच गए और जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला, एक ज़ोरदार चीख उनके कानों में गूंजी। वो इतनी भयानक थी कि सभी अंदर तक कांप गए। तभी एक और चीखने की आवाज़ आई और एक लड़की घसीटती हुई दिखाई दी। वो ज़ोर ज़ोर से चीख रहे थे। ये उनकी वही दोस्त थे जो सबसे पीछे चल रहे थे और अचानक गायब हो गए थे। उसे यूं इस तरह से अचानक खींचता देखकर सबकी चीख निकल गई। उस लड़की को कोई पैर पकड़कर घसीट रहा था, पर वो साया या फिर वो जो कोई भी था दिख नहीं रहा था। फिर एक दर्दनाक चीख के साथ वो लड़की घसीटती हुई एक दूसरे कमरे में गायब हो गई। ये सब देखकर अब तो सबके पसीने छूट गए। खुद उनका दोस्त, जो कि लीडर था, डर के मारे वो वापस सीढ़ियों से नीचे उतरने जैसे ही पीछे को मुड़कर जाने लगा, उन लोगों ने देखा वो भयानक मंजर। एक लड़की जिसके बाल पूरे चेहरे पर बिखरे हुए थे और मुंह अजीब तरीके से खुला हुआ था, वो रेंगती हुई सीढ़ियों पर ऊपर की ओर आ रहे थे। अब उन चारों के लिए आगे कुआं, पीछे खाई वाली बात हो गई। वो सब डरते डरते, गिरते पड़ते, चिल्लाते हुए उस कमरे की ओर भागे और वहाँ फिर उनका एक दोस्त घसीटता हुआ एक कमरे में जाकर गायब हो गया। उतने में सीढ़ियों पर रेंगती हुई लड़की भी ऊपर आ गई और उसने अपने भयानक मुंह को और भी बड़ा करके ज़ोरों से चीखी कि सबके कान के पर्दे जैसे फट रहे हों। फिर एक एक करके बाकी बचे दोनों दोस्त, लड़का और लड़की को भी उनके पैर पकड़कर घसीटते वो भी एक कमरे में जाकर गायब हो गए। एक आखिरी चीख
उनकी उस पूरे घर में सुनाई दी। फिर सन्नाटा छा गया, बिल्कुल पहले की तरह। उनका वीडियो कैमरा में लाइव रिकॉर्डिंग शुरू हुई थी, जो उनके हाथ से छूटकर गिर गया था। पर उसमें ऐसा बहुत कुछ रिकॉर्ड हो गया था जिस पर विश्वास करना नामुमकिन था। जब 2 दिन बाद भी चारों दोस्तों की कोई खबर नहीं मिली तो उन्हें ढूंढते ढूंढते इस घर में पुलिस की एक टीम पहुंची। अभी दिन का समय था। उन्हें ऊपर सीढ़ियों के पास कैमरा पड़ा हुआ मिला। चारों दोस्तों को बहुत ढूंढा पर किसी का भी कोई पता नहीं चला। बाद में रिकॉर्डिंग को देखने के बाद उस रात की भयावहता बिल्कुल सामने आई। सभी देख कर डर गए और वो वीडियो किसी और यूट्यूब चैनल पर किसी दूसरे टाइटल के साथ में अपलोड कर दिया गया और फिर खूब पब्लिसिटी बटोरी गई। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। वो शहर के बाहर बसा हुआ एक अजीब सा खंडरनुमा पुराना बंगला था। वहाँ पर कई इंसानों जैसे दिखने वाली आकृतियाँ बनी हुई थे, जो एक पल में मानो देखने पर असली इंसान ही लगते। वहाँ दिन के समय गिने चुने ही पर्यटकों की भीड़ रहती। वो एक जंगल के अंदर बसा हुआ था, फिर भी रोमांच पसंद करने वाले वहाँ तक आ ही जाते हैं। सभी में ये कौतूहल रहता कि ये हूबहू इंसान जैसी दिखने वाली आकृतियाँ, जो इंसान नहीं बल्कि कोई अजीब सा जीव जैसी दिखती हैं, ये कैसे बने होंगे। ये सभी के मन में रोमांच का विषय होता था। उस बंगले के बारे में कम ही लोगों को पता था, क्योंकि वो शहर के बाहर दूर एक जंगल के अंदर बसा था। जिन्हें पता होता लोग वहाँ जाते हैं। दिन के समय वहाँ प्रवेश था, पर शाम 7 बजे के बाद वो बंद हो जाता था। 7 बज चुके थे और वो अजब बंगला बंद हो चुका था। तभी 2 लड़के पीछे के दरवाजे से अंदर आ गए। वो यहाँ पर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म शूट करने वाले थे। किसी को खबर तक नहीं थी कि वो दोनों इस वक्त अंदर थे। अभी दोनों चारों तरफ घूम घूम कर शूटिंग कर ही रहे थे कि अचानक कांचों के बक्सों में रखी वो इंसानों जैसी कलाकृतियाँ हिलने लगी। लगभग वहाँ हर तरफ ही सब कुछ जाग सा गया, ऐसा महसूस हो रहा था। उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उन कलाकृतियों को हिलते देख वो दोनों घबरा गए। तभी माहौल में एक जोर का अट्ठास हुआ और एक कर्कश आवाज गूंजी, जो किसी आदमी की थी। स्वागत है तुम्हारा हमारी दुनिया में। अब तुम दोनों भी इन कलाकृतियों में बदल जाओगे और फिर से यहाँ नए जीवों की संख्या बढ़ जाएगी। कहते हुए वो भयानक अट्टहास करने लगा। कौन है? उनमें से एक लड़का बोला। तभी उस अजब बंगले के बीचों बीच एक काला धुआं दिखाई देने लगा। फिर धीरे धीरे उनसे एक आकृति का रूप लिया। उसके सिर पर 2 सींग निकले हुए थे। शरीर का रंग बिल्कुल नीला, बड़ी बड़ी फैली हुई आंखें और नुकीले कान और मुंह के दोनों किनारे पर निकले हुए नुकीले दांत और उसकी लंबी जुबान, जो कि बाहर तक बार बार आती और हवा में लहराती। उस भयानक जीव को देख दोनों की चीख निकल गई। वो दोनों लड़के एक साथ बोल पड़े। कौन हो तुम? उसने कुटिलता से हंसते हुए कहा, मैं सालों से यहाँ कैद हूँ। तंत्र मंत्र करके मैं शक्ति प्राप्त करना चाहता था, लेकिन उसके पहले ही मुझे मारकर यहीं दफना दिया गया। तब से एक श्राप बन चुका हूँ।
और अब तुम सबको इन्हीं में बदलकर अपनी साधना पूरी करूँगा। ऐसा कहते हुए उसने अपनी लंबी जुबान से उन दोनों का खून चूस लिया। कुछ दिन बाद, अरे देखो एक और अजीब सी कलाकृति, पर ये तो दो हैं। अजीब है ना, यहाँ पर सब अचानक से कलाकृतियाँ बन जाती है। क्या खेल है कुदरत का भी। कोई बोला जो अभी उस नई दो कलाकृतियों को देख रहा था, पर उन्हें क्या पता था कि कुछ दिन पहले ये भी उनमें से एक इंसान ही थे। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी कहानी की ओर। बहुत दिनों से मैं अपनी लेखनी के साथ अपने भूतों की दुनिया से दूर रहा, पर कल रात मुझे नींद न आने से बेहद ही बेचैनी से महसूस हो रही थी। बहुत दिनों बाद अपने दोस्त असलम की याद हो आई। असलम मेरे बचपन का दोस्त ढाका में अपने परिवार के साथ एक फ्लैट में रहता था। उससे आखिरी बार बात हुई थी कोई 4 महीने पहले, जब हम दोनों साथ में ढाका से कोई 200 मील की दूर एक छोटे से कस्बे में किसी कारण से गए थे। वहाँ से निकलते निकलते तकरीबन शाम के 4 बज गए थे। दोनों आखिरी पैसेंजर के पहले डिब्बे में बैठे थे। डिब्बा तकरीबन खाली ही था। हमारे अलावा कोई 4 या 5 लोग रहे होंगे, वो भी अगले कुछ स्टेशनों में उतर गए। अब उस डिब्बे में हम एकदम अकेले थे। चूंकि ट्रेन पैसेंजर थी और बहुत ही धीमी थी, हम बाहर को देखते हुए आपस में इधर उधर की बात कर रहे थे। शाम हो जाने से उजाला काफ़ी कम हो चला था और तब भी बोगी की लाइटें नहीं जली थी। बोगी में अंधेरा कुछ ज़्यादा ही बढ़ चला था। बहुत देर से असलम चुप बैठा था, किसी सोच में डूबा हुआ। मैं भी अपने विचार में डूबा हुआ था कि असलम ने अचानक से एक सवाल किया। बनर्जी दा, आप आत्मा पर विश्वास करते हैं? उसका सवाल इतना अचानक था कि मैं चौंक गया। उसकी ओर देखा तो उस बढ़ते अंधेरे में उसका चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा था और वो अपने आप में ही डूबा हुआ था। तो मैंने कहा, ठीक से बता नहीं सकता हूँ क्योंकि मुझे कभी उनका एहसास नहीं हुआ। फिर वो उसकी सोच में वापस डूब गया। ढाका पहुँचते पहुँचते तकरीबन 11 बज चुके थे और स्टेशन से हम दोनों अलग होकर अपने अपने घर के लिए चले गए। उसके बाद मैं अपने काम में इतना मग्न हो गया कि इस बात को मैं बिल्कुल भूल ही गया। कोई 3 महीने बाद एक दिन शाम को असलम के अब्बा का फ़ोन आया। वो किसी कारण से बेहद परेशान होकर फ़ोन पर अजीब सी बात कर रहे थे। मैं जो मतलब निकाल पाया वो ये था कि वो उसी वक्त मुझे अपने घर पर आने को कह रहे थे। मैं उसी वक्त उनके घर के लिए निकल गया। उनका घर कुछ दूर था और मुझे कोई रिक्शा ना मिलने से पहुंचने में तकरीबन 1 घंटा लग गया। घर पहुंचने पर देखा आसपास वालों की भीड़ थी, पुलिस भी आई थी। अंदर असलम की लाश पड़ी थी। उसके गले में पड़ी रस्सी से ये साफ था कि उसने खुदकुशी कर ली। पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई थी और उन्हें असलम के टेबल पर मेरे नाम का लिखा एक पत्र मिला जो बंद था और उस पर साफ लिखा था कि वो पत्र मेरे अलावा कोई और ना खोले। इसलिए पुलिस मुझे बुलाना चाहती थी और इसीलिए असलम के अब्बा ने मुझे फ़ोन कर दिया था। मैं तेज़ी से अंदर की ओर भागा। वहाँ की स्थिति मुझे बेहद विचलित कर दी। मेरे सामने ज़मीन पर उतार कर रखा मेरे दोस्त का मृत शरीर, गले में अभी तक पड़ी वो रस्सी का टुकड़ा जिसको काटकर उसे पंखे से उतारा गया था, बाकी हिस्सा पंखे पर ही था। मेरा सिर बुरी तरह से घूमने लगा।
मैं अपने पास खड़े पुलिस वाले को पकड़कर लटक गया। थोड़ी देर बाद मुझे होश आया तो मैंने खुद को सोफे पर पाया। शर्ट पूरी गीली थी, शायद पानी का छींटा गया था। मैं उठ बैठा तो इंस्पेक्टर ने सीधे अपना सवाल किया कि मैं असलम को कैसे और कब से जानता हूँ, मेरी पिछली मुलाकात कब हुई थी, क्या बातें हुई, क्या उसने किसी परेशानी के बारे में बताया था। उन्हें सवालों का जवाब देते हुए मुझे याद आया वो बेतुका सवाल आत्मा देखने के बारे में। मैंने वो भी पुलिस को बताया। अब वो लोग उस पत्र को ले आए और खोलकर पढ़ने को कहा। पत्र खोलते ही लगा जैसे मैं एक बार फिर से उस ट्रेन में पहुंच गया। उसमें लिखा था, बैनर्जी दा, मैं आपको उस दिन से कुछ कह नहीं सका और जिसके कारण मैं बहुत ही परेशान हो रहा था, तो अब वही कहानी लिख रहा हूँ। आगे असलम ने लिखा था, मैं तकरीबन 7 महीने पहले जब वीरपुर गांव में गया था और कुछ दिनों के लिए वहाँ अपने काम के लिए रुक गया। वहाँ मेरे साथ एक आदमी रहीम काम करता था। वो अपने पिता हकीम खां के साथ रहता था। एक दिन हमारे ऑफिस से कुछ रकम चोरी हो गई थी और रहीम को उसके इल्ज़ाम में बर्खास्त कर दिया जाता है। वो बहुत ही मिन्नतें करता है पर मालिक कुछ भी नहीं सुनते हैं। जिस समय वो चोरी हुई थी उस समय हम लोग उस जगह से दूर दूसरी जगह काम कर रहे थे और मैं ही मालिक से ये बात बोलकर उसको इल्ज़ाम से मुक्त करवा सकता था, लेकिन मालिक के गर्म मिजाज से वाकिफ़ मैं उसको कोई मदद नहीं कर पाया। उसके बाद अगले दिन गांव के बाहर के बरगद पर उसकी लाश लटकी मिलती है और उसके अगले ही दिन उसके पिता की लाश भी उसी पेड़ पर लटकी मिलती है। सभी बहुत दुखी हो जाते हैं। मैं तकरीबन 2 दिन बाद एक बार जब उस इलाके से गुजर रहा था तो मैंने उन दोनों को उस पेड़ के नीचे बैठा देखा। दोनों ऊपर से तो मुझे दिख रहे थे पर उनका नीचे का हिस्सा मुझे नहीं दिख रहा था। मुझे देख दोनों मेरे पास आकर कहने लगे कि अगर मैं चाहता तो मालिक को समझा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। अब वो दोनों मुझे नहीं छोड़ने वाले हैं। उस दिन के बाद से वो रोज़ रात को आते हैं और मुझे सोने नहीं देते हैं। मैं बहुत सारे डॉक्टरों से भी मिला लेकिन ठीक नहीं हो पाया। मैं डर डर कर जीने को मजबूर हो गया था, इसलिए मैं आज अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर रहा हूँ। पत्र बंद किया मैंने और मेरी आँखों से जैसे पानी की एक धारा सी बहने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर असलम ने ऐसा किया क्यों। क्या वो सब सच था? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बहुत बड़ी संभावना थी कि जैसे उन आत्माओं ने असलम की जान ली थी, ठीक वैसे ही उस कंपनी के मालिक की भी जान लेने की कोशिश करें। अंततः सबसे पहले हम लोग वीरपुर गांव जा पहुँचे। घटना से जुड़े लोगों से बात करने पर बहुत सारी जानकारियां सामने आई। रहीम के परिवार में उसकी पत्नी रजिया और उसकी एक बेटी सारा, जो इस हादसे से एकदम टूट चुके थे। वो 2 वक्त का खाना भी उनको मुश्किल से नसीब हो रहा था। रहीम के मालिक हरीराम जी से मुलाकात होने पर मालूम हुआ कि जब उस चोरी की तहकीकात हुई थी तो पुलिस को दूसरा आदमी मिला जिसने खुद चोरी कर रहीम को फंसा दिया था। पहले आत्मा ने उस आदमी को मार दिया और अब हरीराम जी को परेशान कर रहा था। मैं अपने साथ एक बहुत बड़े ओझा को लेकर गया था। उस ओझा ने सारी बातें देख सुनकर उस पेड़ के नीचे एक पूजा का आयोजन किया। पूजा में दोनों आत्माओं को अविवाहित कर उन्हें अपने सामने किए गए कार्यों के कारण पूछा तो उन्होंने अपने घर की दुर्गति की बात कही। हरिराम जी ने उन्हें वचन दिया कि उनके घर की सारी जिम्मेदारी वो खुद लेंगे, उनकी बेटी की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाएंगे,
निकाह की जिम्मेदारी भी लेंगे। इसके बाद फिर उस गांव में कोई भी परेशान नहीं हुआ। मैंने रहीम की पत्नी को अपना नंबर दे दिया और कहा कि किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो मुझसे मदद मांगिएगा। रात को वीरपुर से जब ट्रेन में बैठे तो लगा जैसे प्लेटफॉर्म पर कोई खड़ा हाथ हिला रहा है। आखिरकार असलम की उस गलती को ठीक कर उसकी आत्मा को भी शांति मिल ही गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।